Hello learners, how are you all? Welcome to our YouTube channel Learn to Explore. So guys, don't forget to like, share and subscribe to our channel and I hope you are liking our content. तो लास्ट क्लास में हमने आपकी क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 3 फिनिश किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नाम है चैप्टर 3 का क्लास 9 सिविक्स में। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। चैप्टर 3 में से आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे इस वीडियो में चाहे लास्ट क्लास में। तो आज हम ये नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम करते हैं, किसका क्या रोल है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन आता है तो वो किस तरह से आता है, किस तरह से इनिशिएट होता है और ये सब कुछ। ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में कुछ रूल्स और प्रोसीजर भी होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। सभी को जो है एक इंस्टीट्यूशन में, एक फ्रेमवर्क में, एक स्ट्रक्चर में रहकर काम करना होता है। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। हम ये भी देखेंगे कि डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई उसमें कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ लोग उसका अगर विरोध करें तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। हम गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशन का की रोल के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के 3 इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के 3 मेन पिलर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे लेजिस्लेचर का क्या काम है, क्या कोई मुझे बता सकता है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? ये हमारे 3 जो है मेन पिलर्स हैं गवर्नमेंट के जो हमें पढ़ना है। इसमें लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंटेशन। जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने उसे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, एंड जुडिशरी का काम है पनिश दोज हु वायलेट्स इट। जो लॉ बनाए गए हैं, जो उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है, उन्हें पनिशमेंट देने का काम हमारे पास जुडिशरी का है। किसका है? जुडिशरी का। तो यहाँ पर सभी के काम डिफाइन है, किसे क्या करना है, कोई दूसरे के में इंटरफेयर ना करे, सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहे, इसीलिए सभी के जो काम है अलग से डिफाइन किए गए हैं। इन तीनों के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे कि नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट मतलब इसमें हम ऑफिस मेमोरेंडम को एग्जाम्पल शुरू करेंगे कि नेशनल लेवल पर कोई पॉलिसी अगर इनिशिएट की जाती है, कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो कहाँ से शुरू होता है, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इन तीनों का ही उसमें क्या क्या रोल है। सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल पर, उसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल पे जो आपकी होती हैं वो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो जब हम इस चैप्टर में जहाँ पे भी गवर्नमेंट बोलेंगे दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये शुरू होता है आपका दिस चैप्टर, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। कोई भी बड़ी पॉलिसी आती है, कोई भी बड़ी नीति है गवर्नमेंट की, उसका डिसीजन, उसका निर्णय किस तरह से लिया जाता है। तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर कैसे इनिशिएट होता है, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है सबसे पहले ऑफिस मेमोरेंडम का। ऑन अगस्त 30 1990, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अगस्त 1990। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन एक ऑफिस मेमोरेंडम इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑफिस मेमोरेंडम होता है कोई भी पॉलिसी ऑर्डर या डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued an order, it was called an office memorandum. Like all government orders, it had a number and is known as that. मतलब जैसे सभी ऑफिस मेमोरेंडम का, सभी डिसीजन का एक नंबर होता है, उसी तरह से इसका भी एक नंबर था जिससे इससे डिनोट किया गया। जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन साइन दैट ऑर्डर। इट वाज क्वाइट शॉर्ट, barely 1 page. It looked like any ordinary circular or notice that you have seen in school. The government issues hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and become a source of controversy for several years. Let us see how decision was taken and what happened later. गवर्नमेंट जो है डेली जब भी सेशन होते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स लेती है, बहुत सारे डिसीजन लेती है, बहुत सारे होते हैं डिसीजन, बहुत सारे ऑफिस मेमोरेंडम्स आते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस डिसीजन के बाद जो है बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ अफेक्ट होनी थी और एक कंट्रोवर्सी का इशू बन गया, इस पर काफ़ी डिबेट्स चली। तो इसके बाद क्या हुआ, क्या क्या लोगों ने इसके बाद डिमांड रखी, क्या इस ऑफिस मेमोरेंडम में था, देखते हैं। This order announced a major policy decision. It asked for 27% reservation for socially and educationally backward classes.
इस ऑफिस मेमोरेंडम में क्या कहा गया कि जिस तरह से SC STs के लिए रिजर्वेशन मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेट्रा में, तो उसी बेस पर 27% रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को मिलनी चाहिए, उन लोगों को जो ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने बैकवर्ड माना है. The benefit of job reservation was till then available only for SCs and STs. Now a new third category of this SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के नाम के इंट्रोड्यूस की गई और इसका कोटा रखा गया 27%. तो अब जो लोग इस कोटे से बाहर हो गए, दे वर द पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिली और उनकी जो टोटल सीट्स हैं वो कम हो जाएंगी. द डिसीजन मेकर्स, अब यहाँ पर डिसीजन मेकर, डिसीजन कौन लेता है, उनका क्या रोल है. हु डिक्लेयर टू इशू दिस मेमोरेंडम, किसने डिसाइड किया कि इस मेमोरेंडम को इशू किया जाए. क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट. मतलब ऐसा तो नहीं है कि जिस पर्सन ने लास्ट में डॉक्यूमेंट साइन किया है ऑफिशियली उसका अकेले का डिसीजन होगा ये, है ना. तो यहाँ पर दिस ऑफिसर वाज मेयरली इंप्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स ऑफ व्हिच द डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट. तो ये तो सिर्फ ऑफिसर ने साइन कर दिए क्योंकि वो तो उस डिपार्टमेंट का पार्ट था और ये उनकी ड्यूटी थी, और ऐसा तो नहीं है इसका मतलब उन्हीं का डिसीजन है. तो ऐसा बड़ा डिसीजन कंट्री में अगर लिया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. तो इनमें से कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या रोल होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ कंट्री. स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्रीज है, नेशन से. तो प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, वो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. फॉर्मल अथॉरिटी में हाईएस्ट रैंक अगर किसी की हमारे यहाँ है तो दैट इज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन कम्स द प्राइम मिनिस्टर हु इज हेड ऑफ गवर्नमेंट. PM क्या होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, और ये क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट. ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में. प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और एक्चुअली सारी पावर्स उन्हीं के पास होती हैं, और कैबिनेट मीटिंग में भी ज्यादातर निर्णय जो डिसीजन होते हैं वो PM लेते हैं. देन कम्स पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, आप सभी जानते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर. तो प्राइम मिनिस्टर किसे इलेक्ट किया जाता है, जिनके पास लोकसभा में मेजोरिटी सपोर्ट हो, जिनके पास प्राइम मिनिस्टर वही हो सकते हैं चाहे वो राज्यसभा से बिलोंग करें, लेकिन उनके पास मेजोरिटी सपोर्ट कहाँ होना चाहिए, लोकसभा में. तो अब इस डिसीजन में कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे देखते हैं. द ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन फॉर अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था ये तो कंक्लूजन था बहुत लंबे टाइम तक जो चल रहा था उस इवेंट का. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979. कब बनाया गया, 1979 में सेकंड बैकवर्ड कमीशन, जिसका दूसरा या फेमस नाम जो है वो क्या है, मंडल कमीशन. मंडल कमीशन से कहा गया था कि उन्हें जो है स्टडी करना है और ये बताना है. मंडल कमीशन से क्या कहा गया था, या इसके हेड थे BP मंडल, इसलिए इसे कहते हैं मंडल कमीशन. उनसे कहा गया था कि एक क्राइटेरिया को डिटरमाइन करना है जिससे हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो है उनको थोड़ा सा एडवांस कर सकें, उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए उन्हें कोई क्राइटेरिया बताना है. तो मंडल कमीशन ने अपनी 1980 में रिपोर्ट सबमिट की, बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, बहुत सारे सुझाव दिए. उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट था कि 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस को. ये जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस थी, जो सुझाव थे, वो सब पार्लियामेंट में डिस्कस हुए. काफी सालों तक बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस और पार्टीज जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन की मांग करते रही कि जो मंडल कमीशन ने कहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो रिपोर्ट 1980 में ही दे दी थी. फिर उसके बाद 1989 के लोकसभा इलेक्शन आते हैं. उस टाइम पर 1989 में जो जनता दल था उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र देते हैं कि हम ये काम करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो जनता दल के जो लीडर थे उस टाइम पे कौन थे, VP सिंह. उन्होंने अपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो में कहा अगर उनकी पार्टी जीतती है इलेक्शन में तो वो क्या करेंगे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मांगेंगे. तो अब वो जीत जाते हैं, पार्टी में पावर में आ जाते हैं. उसके बाद क्या है, काफी सारे डेवलपमेंट्स होते हैं. Then President of India in his address to Parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of Mandal Commission. उसके बाद प्रेसिडेंट की जो है हमारे यहाँ पर एक स्पीच होती है, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि गवर्नमेंट मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को मानना चाहती है और उसके पीछे गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, वो क्यों कर रहे हैं. देन 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट एक फॉर्मल डिसीजन लेता है कि ये रिकमेंडेशंस को मानेंगे, मंडल कमीशन ने जो कहा है उसे हम मानेंगे. तो कौन सी डेट, 1979 में मंडल कमीशन बना. अब कौन सी डेट आ गई है, 6 अगस्त 1990.
अब तक तो ये डेट आ गई है जब फॉर्मली कैबिनेट में डिसीजन लिया गया। अगले दिन जो है वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर ये इस बारे में पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते हैं और वहां पर जो है डिस्कशन शुरू हो जाता है दोनों ही हाउसेज में पार्लियामेंट के। उसके बाद कैबिनेट जो है इस प्रपोजल को, अपने डिसीजन को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के पास भेजते हैं। वहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इसका ड्राफ्ट पढ़ते हैं, कैबिनेट में अप्रूवल लेते हैं और फिर उसके बाद फाइनली 13 अगस्त 1990 को ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और एक ऑफिस मेमोरेंडम बन जाता है। काफी कुछ महीनों तक इसके ऊपर जो है डिबेट चलती रही। न्यूज़पेपर और मैगजीन सबके अलग अलग व्यूज बता रहे थे, सब लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए। जैसे अभी हमारे यहाँ सीए आया था तो उसको लेकर लोगों के जो है एक मत नहीं थे, सबका अलग अलग विचार था। तो कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट वायलेंस भी हो गए। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। जो लोग इसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा लोग अफेक्ट हो रहे थे जॉब अपॉर्चुनिटीज, जिन्हें लग रहा था कि सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेटेड जॉब रिजर्वेशन। हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है इसलिए बहुत जरूरत है कि जॉब रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उन कम्युनिटी को जो अभी तक पीछे रह गई हैं। जबकि दूसरे ग्रुप को क्या लग रहा था कि ये तो अन्याय है और उनको जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से नकारा जा रहा है, उन्हें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए जबकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। उन्हें तो जॉब से डिनाई कर दिया जाएगा जबकि वो ज़्यादा क्वालिफाइड भी होंगे। तो उन्हें लगा था इससे क्या होगा, कास्ट फीलिंग्स और ज़्यादा परपिचुएट होंगी और उन्हें और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और यूनिटी के लिए ये खतरा है, नेशनल यूनिटी के लिए। लेकिन अब हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पर कौन सही है क्या गलत है, हमें सिर्फ ये देखना है कि उस टाइम पर क्या हुआ और किस तरह से ये इम्प्लीमेंट हुआ और किस किस का क्या रोल था। हमें ये जज नहीं करना कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप ठीक था या कौन सा ग्रुप गलत था, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी अगर डिस्प्यूट हो, किसी भी मामले को लेकर तकरार हो, तो मैटर कहाँ जाता है, कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उस मैटर को सॉल्व करते हैं। तो अब जो लोग इस मैटर को, इस ऑफिस मेमोरेंडम को अपोज कर रहे थे, इसके खिलाफ थे, उन लोगों ने काफी सारे केस फाइल किए। अब इन सबको क्लब करके एक केस कंसिडर किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे कहा जाता है इंदिरा सोनी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस का क्या नाम है, इंदिरा सोनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये यूनियन ऑफ इंडिया का फैसला था, तो एक तरफ वो पार्टी थी और दूसरी तरफ इंदिरा सोनी एंड अदर्स। By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the government of India was valid. दोनों ही पक्षों की बात सुनने के बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है ये वैलिड है, ये ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट से क्या कहा कि इसमें कुछ रिकमेंडेशन की जरूरत है। ओरिजिनल ऑर्डर में उन्होंने क्या कहा कि जो वेल टू डू पर्सन हैं, बैकवर्ड क्लासेस के, उन्हें जो है हमें एक्सक्लूड करना है इस बेनिफिट से। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को एक नया ऑफिस मेमोरेंडम इशू करने के लिए कहा गया जो कि 8 सितंबर 1993 को होता है। और उसमें क्या, 8 सितंबर 1993 आफ्टर मॉडिफिकेशंस सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉडिफिकेशंस बताए, जो सुझाव बताए, उन सबको ऐड करने के बाद नया ऑफिस मेमोरेंडम आता है 8 सितंबर 1993 को। इसमें क्या कहा गया कि 27% रिजर्वेशन तो मिलेगी, लेकिन जो क्रीमी लेयर, जैसे आप देखते हैं अभी भी ओबीसी को रिजर्वेशन मिलती है 27%, लेकिन उसमें दो पार्ट्स होते हैं, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। तो रिजर्वेशन नॉन क्रीमी लेयर्स को मिलती है। तो उसी में यही रखा गया, जो वेल टू डू पीपल हैं इन दिस कैटेगरी ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उन्हें ये रिजर्वेशन नहीं मिलेंगी, उन्हें इस ग्रुप से बाहर रखा जाएगा। जो असल में इसके हकदार, जो असल में बैकवर्ड है, सिर्फ उन्हीं को ये रिजर्वेशन मिलेगी। तो अब यहाँ पर आपने देखा लेजिस्लेचर का क्या रोल था, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल था, और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आई, प्रोटेस्ट हुआ, तो यहाँ पे जुडिशरी का रोल भी ऐड हो गया। अब हमें देखना है कि इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें, व्हाई डू वी नीड। We have seen one example of how government works. Governing such a country involves various such activities. For example, the government is responsible for ensuring security to citizens and providing facilities for education and health to all. गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि सभी को सिक्योरिटी दे, हेल्थ प्रोवाइड करें, बाकी एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, मनी स्पेंड करती है एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिफेंस पे और डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ये ऐसी पॉलिसीज बनाती है, ऐसी स्कीम्स बनाती है जिससे लोगों का कल्याण हो सके, वेलफेयर स्कीम्स। कुछ लोग जो है यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि काम किस तरह से होगा, बाकी कुछ लोगों का काम क्या होता है, इसे इम्प्लीमेंट करना, जो फैसला लिया गया है उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करना।
यहाँ पर यह कोई डिसाइड नहीं करेगा, देयर शुड, लेकिन यहाँ पर ये भी तो डिसाइड करने का रोल है कि सही क्या है और गलत क्या है. इट इज important that everyone should know who is responsible for doing what. It is important that these activities keep taking place even if the person in key position change. जरूरी ये है कि चाहे भले ही गवर्नमेंट बदल जाए, लेकिन जो विकास के काम चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये कंटिन्यू होती रहें, चलती रहें. तो इन सभी की वजह से हमारे डेमोक्रेसी में क्या है, एक अरेंजमेंट है. बाकी कुछ डेमोक्रेसीज में भी है जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन. इसीलिए हमारे यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस का रोल आता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन. इन द एग्जांपल अबव वी सो सेवरल सच इंस्टीट्यूशंस एट वर्क. मतलब हर कंट्री में एक मैकेनिज्म होता है कि किसका क्या काम होगा, जिससे कि किसी के होने या ना होने से काम ना रुके. सबके काम क्या है, डिवाइडेड है. हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का रोल है, कैबिनेट का रोल है, उनका क्या काम है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेना, महत्वपूर्ण निर्णय करना. फिर हमारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं क्या, किस चीज़ का, इम्प्लीमेंटेशन का. दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव. तो जो मिनिस्टर्स डिसीजन लेते हैं उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, हमारे एग्जीक्यूटिव. देन सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि डिस्प्यूट सॉल्व करता है सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन के बीच में, और कोई भी डिस्प्यूट हो तो उन सबको. अब बाकी इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल हो सकता है, बाकी इसके अलावा वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन. दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स. Institution involve meetings, committees, and routines. This often leads to delays and complication. Therefore, dealing with institution can be frustrating. One might feel that it is much better to have one person take all decision without any rules. अब क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना बड़ा सिस्टम है, इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, तो कोई भी डिसीजन, जैसे आप देख सकते हैं 79 में बंडल कमीशन बना, 80 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 90 में इम्प्लीमेंट हुई, 93 तक मॉडिफिकेशन कर इम्प्लीमेंट हुई. तो कितना ज़्यादा टाइम लेगा. अब तो यहाँ पर कोई आर्ग्यू कर सकता है कि इतने सारे इंस्टीट्यूशन होना तो बेकार है, इससे तो डिले होता है, सब चीज़ों में देर होती है, इससे तो अच्छा है कि कोई एक पर्सन हो और वही सारे डिसीजन ले. लेकिन ये सही नहीं है. क्यों? क्योंकि ये स्पिरिट ही नहीं है डेमोक्रेसी की. डेमोक्रेसी की जो भावना है, जो डेमोक्रेसी की बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी के खिलाफ है. कुछ डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इंस्टीट्यूशन में काफ़ी यूजफुल है. वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करने का, कि कोई भी डिसीजन हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंसल्ट करेंगे, सभी के एक्सपर्ट ओपिनियंस जानेंगे, एंड वी कैन मेक द बेस्ट चॉइस. इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली. ये बात ठीक है कि कोई भी फैसला यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये है, इंस्टीट्यूशन की वजह से यहाँ पर कोई गलत फैसला, बैड डिसीजन भी जल्दी से नहीं हो पाता. और यही कारण है कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो वो इंस्टीट्यूशंस के रोल पर जोर डालते हैं कि इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, काम डिसाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और आपस में इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. तो आई होप आपको समझ में आया होगा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे सिस्टम में. फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, समझने में प्रॉब्लम है, स्पीड ज़्यादा लगी, या कोई पॉइंट आपको लगता है मिस हो गया, तो यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. Please don't forget to subscribe us. Thank you.